Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, क्रैश कोर्स सीरीज़ में हमने लास्ट क्लास देखी थी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की। ठीक है, आई होप आपने वो वीडियो पूरी देख ली है। इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं ओएमसी के क्वेश्चंस की। तो पहले आप जाएंगे जे केमिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट www.jchemistry.online। इस पर जाकर पहले आप टेस्ट देंगे ताकि आपको समझ में आए कि आप टाइम बाउंडेशन के अंदर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर भी पाए या नहीं। ठीक है, और साथ में जो आपने मिस्टेक्स करे हैं वो भी आप अच्छे से एनालाइज करिए। उसके बाद आगे का वीडियो सोल्यूशन देखना। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं, कोई अगर प्रॉब्लम आती है, सो जे केमिस्ट्री हेल्प डेस्क मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया है, आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। जब भी आप टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को आप प्रॉपरली रीड करेंगे पहले और चारों ऑप्शंस को भी देखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी आपको पहले देखना है कि जो आपने सॉल्व किया, जो आंसर निकाला, आप वही मार्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। कई बार ऐसा होता है कि आंसर में ए निकाला है, मार्क कर देना, सी मार्क कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीज़ों का, और पहले टेस्ट देना है, उसके बाद ही आगे का वीडियो सोल्यूशन देखना स्टार्ट करना है। हेलो एवरीवन। सो जैसे आपको पता है कि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है और हम उसमें ओएमसी का अपना पहला थ्योरी लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए क्वेश्चंस लाऊंगा। तो मैं आज बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ, और ये सारे क्वेश्चन जो है रेफरेंस बुक से हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किए गए हैं। तो अगर आप इनको करते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो मैंने आपको बहुत डिटेल में 18 इलेक्ट्रॉन रूल बताया था अपनी वीडियोज़ में। तो अब हम अगर इसमें फर्स्ट कॉम्प्लेक्स देखें तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या है मेरा, यहाँ पर RH है। अब RH का अगर मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करूँगा तो RH मेरा किसमें, रोडियम मेरा कोबाल्ट वाले ग्रुप में आता है, तो 9 इसके हो जाएंगे। ठीक है, हम इसका कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, तो 9 हो गए। अब अगर मैं CO की बात करूँ तो CO यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, और ये क्या है, एक डाइमर है। तो डाइमर है तो CO कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएंगे। 4 CO 2 इलेक्ट्रॉन एक देगा तो 8 इसके हो जाएंगे। प्लस यहाँ पर जो क्लोरीन है वो ब्रिजिंग में, तो ब्रिजिंग में क्लोरीन जो होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, तो यहाँ पर 2 ऐसी ब्रिजिंग क्लोरीन होंगी तो 6 ये दे देंगी। ठीक है, और मेटल भी यहाँ पर कितने, यहाँ पर हम +9 और लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे मेरे, 9 + 9 18 + 8 26 + 6 कितने हो गए, ये 32 हो गए। ठीक है, डिवाइड बाय इसको 2 करूँगा तो ये तो 16 इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन आया। लेकिन आप ये देख रहे हो यहाँ पर डाइमर है, मतलब 2 मेटल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर मेटल मेटल बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। तो जनरली यहाँ पर अगर क्या करें, ये जो रोडियम है यहाँ पर अगर ये डबल बॉन्ड बना ले, ठीक है, तो यहाँ पर अगर रोडियम ने डबल बॉन्ड बना लिए आपस में, तो ये क्या कर देगा, अब यहाँ पर ये 18 इलेक्ट्रॉन को ही फॉलो करेगा। ठीक है, तो ज़्यादातर आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास कोई डाइमर आता है तो जनरली वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो ही करेगा, क्योंकि वहाँ पर मेटल मेटल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला तो फॉलो करेगा, तो ए जिसमें है मेरा वो आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ से मेरा कैंसिल हो गया। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बी ऑप्शन की बात करूँ, तो बी के लिए अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो बी में क्या दे रखा है मुझे, ईटा3 एलाइल दे रखा है। ठीक है, एलाइल दे रखा है, तो एलाइल का क्या होता है मेरा, यहाँ पर ईटा3 है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वो दे देगा। प्लस यहाँ पर मेटल क्या है मेरे पास, रुथेनियम है, रुथेनियम 8 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर कार्बोनिल कितने, 2 हैं, 4 यहाँ से आ जाएंगे। प्लस यहाँ पर NO है। अब ये कितने हो गए आप देखेंगे, 8 + 3 11 + 4 15 हो गए। अब NO है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर वो 3 दे सकता है तो 3 देगा, हमेशा जब भी जहाँ पर वो 3 दे सकता है तो वो 3 ही देगा। तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, सो ये भी मेरी फॉलो कर रही है, बी भी ऑप्शन मेरा फॉलो कर रहा है, तो ए और बी दोनों फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ थर्ड वाले की, तो थर्ड वाले में क्या दे रखा है, रुथेनियम ही दे रखा है। अगेन थर्ड वाले के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, रुथेनियम दे रखा है 8 रुथेनियम के हो गए। प्लस यहाँ पर PPS3 कितने, 3 है, तो यहाँ पर 6 इनसे आ गए। प्लस यहाँ पर Cl है, Cl का 1 हो गया, और यहाँ पर NO है, तो NO यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ही दे देगा आपने, क्योंकि अभी 18 तो हुए नहीं, तो ये कितने हो जाएंगे, 8 + 6 14 + 4 18 हो गए। लेकिन यहाँ पर आप ये पॉजिटिव चार्ज नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितनी हो जाएगी, 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ होगी। तो ये वाला मेरा जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जिसमें मेरा C है वो आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी C दे रखा है, इसमें भी C दे रखा है, तो ऑप्शन ए और बी क्या हो गए, दोनों ही इनकरेक्ट हो गए। ठीक है, और C तो हमारा पहले इनकरेक्ट हो गया था, तो आंसर तो हमारा D आ गया। लास्ट वाले में अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर ईटा5 दे रखा है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। प्लस यहाँ पर Cp5 ईटा5 में 5 इसके हो गए, रुथेनियम के 8 हो गए। प्लस यहाँ पर जो कार्बोनिल है अपने 4 हो गए।
तो ये कितने हो गए 8 5 13 प्लस 4 17 हो गए। अब NO यहाँ पर कितने, अगर इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना है इस कंपाउंड को, तो NO को 1 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करना पड़ेगा। 3 देगा तो 20 हो जाएंगे, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, इस वजह से ये क्या हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो डी भी मेरा फॉलो करेगा, तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर इसका डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर हेक्सा कोऑर्डिनेटेड मेटल कार्बोनिल द नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड IR बैंड्स इज 3। ठीक है, द पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, तो हमें यहाँ पर क्या बोला है, एक कंपाउंड है जो कि हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है, पहले ये देखेंगे। ठीक है, एक लाइन पढ़नी है हमें क्वेश्चन की, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है और वो 3 बैंड शो कर रहा है यार में कार्बोनिल के। ठीक है, तो हमें उसका फॉर्मूला बताना है। तो मैंने आपको ये बताया था नंबर ऑफ IR बैंड्स की एक टेबल सी बनवाई थी मैंने। अगर मैं फर्स्ट देखूँ, ठीक है, तो फर्स्ट में मेरे पास क्या सिस है और एक ऑक्टाइल कॉम्प्लेक्स दे रखा है सिस का। ठीक है, सिस में ऐसे दे रखा है, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा मेरा। अगर इसमें बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, यहाँ पर L L और यहाँ पर मेरे जो होंगे वो चारों CO इस तरह से होंगे। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका अगर मैं पॉइंट ग्रुप निकालूंगा तो वो C2V करीब आता है। ठीक है, C2V, अगर C2V पॉइंट ग्रुप आया है, ठीक है, या फिर आप अगर टेबल से याद करेंगे तो इस वाले कंपाउंड के लिए जो मेरा आता है वो मेरे कितने आते हैं 4 सिग्नल आते हैं। ठीक है, अगर सिमेट्री C2V या उससे कम हो तो क्या करेंगे हम, जितने मेरे कार्बोनिल प्रेजेंट होंगे उतने ही मेरे IR बैंड हमें देखने को मिलते हैं, ये ध्यान रखना। और अगर C2V से ज़्यादा सिमेट्री या कोई पॉइंट ग्रुप आ जाता है तो वहाँ पर क्या होते हैं, बैंड्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो टेबल जो मैंने आपको बताई थी, वो आप वो एक ट्रिक भी बताई थी मैंने, वो आप याद कर सकते हैं। इसके लिए जो आते हैं वो 4 बैंड आते हैं, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट देखूँ तो ये फेशियल वाला है। ठीक है, फेशियल वाला है तो इसके लिए जो पॉइंट ग्रुप आएगा, फेशियल वाला कैसे बना सकते हैं, ये मान लेते हैं CO है और ये हमारे LL लिगेंड लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, इसका पॉइंट ग्रुप अगर आप निकाल लेंगे तो यहाँ पे C3V आएगा। ठीक है, और C3V आ गया, इससे ज़्यादा C2V से ज़्यादा सिमेट्री का पॉइंट ग्रुप है C3V, तो इसके लिए जो मेरे जितने कार्बोनिल हैंगे उससे हम एक कम कर देंगे, तो यहाँ पर कितने आएंगे 2 कार्बोनिल के बैंड आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने बैंड आ जाएंगे 2 बैंड आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आएंगे, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता मेरा। तो नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट क्या है मेरा, ये C ऑप्शन क्या है मेरा, मेरिडोनल वाला आइसोमर है। ठीक है, इसके लिए हम अगर इसको बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं, ये मेरा M हो गया, यहाँ पर मेरा CO लेट सपोज इस तरह से, और यहाँ पर मेरे L लिगेंड कुछ इस तरह से लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके पॉइंट ग्रुप की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी C2V पॉइंट ग्रुप आता है। ठीक है, और अगर C2V पॉइंट ग्रुप है तो जितने नंबर ऑफ कार्बोनिल हैं उतने ही मेरे बैंड देखने को मिलेंगे। और अगर आप टेबल से देखते हैं आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पॉइंट ग्रुप वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके जो बैंड आते हैं वो 3 बैंड आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके 3 आ गए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ डी की, तो डी में क्या दे रखा है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल MCO3L2। अब ये क्या है, एक TBP ज्योमेट्री वाला मॉलिक्यूल है, और ये क्या होता है पेंटा कोऑर्डिनेटेड है। पेंटा कोऑर्डिनेटेड है तो यहाँ पर कितना हेक्सा कोऑर्डिनेटेड दे रखा था मुझे, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट होगा, वही 3 बैंड देगा। ठीक है, मर आइसोमर। तो अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द क्लस्टर स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड X आर नीडो एंड स्क्वायर पिरामिड रिस्पेक्टिवली। द कंपाउंड X इज, तो यहाँ पर हमें ज्योमेट्री और यहाँ पर क्लस्टर स्ट्रक्चर दे दी है, और हमसे क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे हमसे फॉर्मूला पूछा हुआ, मतलब क्या हो सकता है कंपाउंड। ठीक है, तो हमें इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे और हमें इसका क्लस्टर स्ट्रक्चर भी निकालना पड़ेगा सबका। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ फर्स्ट वाले की, तो यहाँ पर ऑस्मियम दे रखा है मुझे, ऑस्मियम के कितने होते हैं 8 इंटू यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर कार्बन कितने 16 है, तो ये 32 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएंगे 72 इलेक्ट्रॉन्स, ये आ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर मुझे पॉलीहाइड्रा इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने, ठीक है, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर के लिए चाहिए होंगे, तो ये कैसे निकालूंगा मैं, कितने मेरे यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन -12n, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ गया। अब n की वैल्यू क्या है 5 है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो n+1 में बैठ रहा होगा, n+1, और n+1 मैंने बताया था किसके लिए होता है, क्लोजो के लिए होता है, क्लोजो के लिए होता है। तो फर्दर मुझे स्ट्रक्चर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं यहीं से बता सकता हूँ कि ये वाला आंसर मेरा नहीं होगा। ठीक है, क्लोजो है क्योंकि यहाँ पर मुझे नीडो दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट जो है ये मेरा FeCO15C है। ठीक है, तो Fe के मुझे पता है कितने होते हैं 8 इंटू 5 इसके हो जाएंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर CO कितने 15 हैं, तो यहाँ पर 30 इनका हो गया, और प्लस यहाँ पर कार्बन है तो 4 इसके हो गए। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये 74 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, 74। अब फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर PEP निकालेंगे इसका 74 - 60, क्योंकि यहाँ पर भी 5 मेटल ही हैं। ठीक है,
डिवाइड बाय क्या करेंगे यहाँ पर 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 7। अब 7 है और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा n+2 में आएगा, n+2 रूल में आएगा। n+2 रूल के लिए क्या होता है मेरा, n+2 के लिए होता है मेरा नीडो, आपको पता ही होगा, ठीक है, नीडो। तो यहाँ से नीडो तो आ गया, ठीक है। अब नीडो आ गया, अब हमें ज्योमेट्री की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे ज्योमेट्री क्या दे रखी थी मुझे, स्क्वायर पिरामिड दे रखी थी। अब आपको मैंने एक टेबल बताई थी, यहाँ पर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज्योमेट्री बता सकते हैं, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री कैसे बताएंगे, 74 इलेक्ट्रॉन है, 74 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको याद होगा टेबल में स्क्वायर पिरामिड ही होती है, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड होती है, ठीक है। तो वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं कह रहा था आपको बार बार कि वो आपको याद करनी है, ठीक है। 74 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्क्वायर पिरामिड, तो ये मेरा ऑप्शन हो सकता है। बाकी भी देख लें अगर हम, तो बाकी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ऑस्मियम कितने दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं, तो ये कितने हो गए मेरे 8 × 6 + 2 हाइड्रोजन प्लस यहाँ पर कार्बन कितने 16 है, तो यहाँ पर 32। जब इसको आप काउंट करेंगे कितना आएगा 48 + 2 50, ये आ जाएगा 82 इलेक्ट्रॉन। अब 82 इलेक्ट्रॉन आ गया तो आपको पता है 74 पे स्क्वायर पिरामिड होता है, 82 वाला तो हो ही नहीं सकता स्क्वायर पिरामिड, तो ये वाला तो आंसर ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया। अब अगर मैं आपको क्लोजो न्यूडो भी निकाल के दिखा दूं तो कितना हो जाएगा, ये 82 माइनस यहाँ पे आप कितने करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 72 हो जाएगा, डिवाइड बाय आप 2 करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 5। तो ये मेरा n-1 वाले रूल में बैठ रहा है। n-1 के लिए मेरे को पता है क्या होता है, हाइपर क्लोजो होता है मेरा, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा हाइपर क्लोजो। तो हाइपर क्लोजो आ गया, तो ये तो नीडो है ही नहीं, तो आप वैसे भी देख सकते थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये मेरा गलत हो गया था। नेक्स्ट वाला अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑस्मियम 5 दे रखा है, ठीक है। 8 × 5 ये कितने हो गए, यहाँ पर ऑस्मियम 5 है, प्लस यहाँ पर कितने 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गए, प्लस यहाँ पर कार्बन कितने उसके 30 हो जाएंगे, 15 कार्बन और एक -4 है तो +1 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, इसको भी कर सकते हैं आप, कितना आ गया ये 8 × 5 = 40 + 2 + 30 + 1, तो ये भी क्या आ गया 73 इलेक्ट्रॉन ही है, और ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आंसर आपका नहीं आएगा, ठीक है। 74 इलेक्ट्रॉन ये भी नहीं आया, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, जो नीडो हो और स्क्वायर पिरामिड हो। स्क्वायर पिरामिड के लिए 74 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में। अब अगर मैं नेक्स्ट देखूँ तो नेक्स्ट में क्या दे, द सेट ऑफ स्पीशीज आइसोलोबल विद CpFeCO- इस, तो आइसोलोबल के बारे में बताया था मैंने आपको। आइसोलोबल पेयर क्या होते हैं, ठीक है, उनमें उनके फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नंबर सब सेम होना चाहिए, ठीक है, तो उनको आइसोलोबल पेयर कहते हैं। और मैंने आपको कुछ एक टेबल बना के दिखाई थी जिसमें मैंने कुछ आइसोलोबल पेयर लिखे हुए थे, ठीक है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, Cp की अगर मैं बात करूँ तो Cp के मेरे 5 होते हैं, प्लस यहाँ पर Fe के 8 हो गए, प्लस एक कार्बोनिल है तो 2 इसके हो गए, और एक -1 चार्ज है तो यहाँ पर हम +1 कर देंगे। तो ये कितना हो गया मेरा 13 + 2 15, और ये आ गया 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो Cp है, RH है, RH मेरा 9 इलेक्ट्रॉन प्लस Cp 4 5 कितने हो गए 9 प्लस Cp का 5 हो गया और +2, तो ये 16 तो फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये आइसोलोबल हो सकता है। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट कितना, ये 8 + 6 14 हो गया, तो 16 तो नहीं हुआ, तो ये वाला नहीं है, तो ये वाला सेट कैंसिल हो गया। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर FeCO4 ये तो कितना हो गया 8 + 8 16 हो गया, ठीक है, तो ये वाला आइसोलोबल हो सकता है। अब इसकी बात करूँ अगर मैं, यहाँ पर कितना दे रखा है RH, वही आपका ये वाला दे रखा था, ये भी तो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ थी, अभी हमने काउंट किया था, तो ये भी है, ठीक है। और CH2 मेरा कितना होता है, मेरा 6 इलेक्ट्रॉन होंगे CH2 के, 4 कार्बन के और 2 हाइड्रोजन के। अब मैंने आपको बताया था मेन ग्रुप के और इनके जो ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड होते हैं उनमें एक रिलेशन होता है, जैसे 18 है तो वो 8 वाले के साथ आइसोलोबल होगा, 17 है 7 वाले के साथ, और 16 है तो 6 वाले के साथ, ठीक है। वो टेबल भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे 6 आ गया तो मतलब ये 16 वाले के साथ आइसोलोबल हो सकता है। तो मेरा बी में तीनों जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं मेरे, तो बी आंसर बिल्कुल हमारा करेक्ट आ गया। नेक्स्ट देखें तो ये वाला 6 इलेक्ट्रॉन है, फॉलो करेगा, लेकिन ये वाला अगर आप देखेंगे तो Mn के कितने हो गए 7 प्लस यहाँ पर 10 और +1 मतलब -1, तो ये भी 16 है, ठीक है, ये भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 9 इसके हो गए, ठीक है, और Cp कितने हो गए 5 हो गए, तो 9 + 5 14 ही होते हैं, तो ये वाला मेरा
नहीं करेगा, ठीक है। इसमें देखें तो यहाँ पे BH2 दे दिया, BH2 के कितने 5 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, 5 वाला जो करेगा वो 15 के साथ कर सकता है, 16 के साथ नहीं करेगा। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला था इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज आर। तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो पहला क्या बोला, ग्रब्स रिएजेंट इज अ फिशर कार्बिन। तो फिशर कार्बिन और श्रॉक कार्बिन मैंने आपको बताई थी क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। तो मेन डिफरेंस यही था, जो हमारे सब्सटेंट लगे होते हैं फिशर कार्बिन में वो क्या होते हैं, प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। और श्रॉक कार्बिन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर मैं ग्रब्स कैटलिस्ट की बात करूँ तो ग्रब्स कैटलिस्ट क्या हमारा जैसे मेटल होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे मान लेते हैं Cl ग्रुप ऐसे कुछ लगे होते हैं, और यहाँ पर हमारे ये एक फॉस्फीन रिंग कुछ इस तरह से 2 लगी होती हैं। फॉस्फीन लिगेंड होते हैं PCY3, यहाँ पर भी ऐसे PCY3, ठीक है। और यहाँ पर मेरी कार्बिन कुछ इस तरह से बनती है, और यहाँ पर R ग्रुप। तो ये R ग्रुप ज़्यादातर जो इनमें होता है ग्रब्स कैटलिस्ट में, वो क्या होता है मेरा, वो मेरी फिनाइल रिंग ज़्यादातर होती हैं, ठीक है। फिनाइल रिंग या उनके सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, फिनाइल रिंग या उनके सब्स्टिट्यूएंट होंगे, क्योंकि ये अलग अलग जनरेशन के कैटलिस्ट आते हैं, ग्रब्स फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो कुछ इस तरह से होते हैं। तो ये आर पे ही डिपेंड करता है इनकी जनरेशन और इन फॉस्फीन लिगेंड पे, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर कोई ये प्लस आर एम वाला हेट्रोएटम तो है नहीं यहाँ पे, जो प्लस आर जैसे नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड हो या ऑक्सीजन का हो जो प्लस एम इफेक्ट यहाँ पे दिखा दे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये जो मेरी होती हैं वो श्रॉक कार्बिन होती हैं, ठीक है, श्रॉक होती है, ना कि फिशर। फिशर में मेरे क्या होते हैं यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट शो करने चाहिए जो आर ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है मेरी वो इनकरेक्ट है, ठीक है, ये वाली इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में क्या बोला, फिशर एंड श्रॉक कार्बिन फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर दोनों फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। जनरली जो होती है फिशर कार्बिन जो होती हैं, फिशर कार्बिन जो होती हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करती हैं ज़्यादातर, जनरली आपको मिलेगा। लेकिन श्रॉक कार्बिन में ऐसा नहीं है कि वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ही फॉलो करे, वो नहीं करती हैं श्रॉक कार्बिन, ठीक है। श्रॉक कार्बिन क्या होती है, लेस देन 18 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिले, जैसे तेबेस रिएजेंट होता है ज़्यादातर ऐसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो श्रॉक कार्बिन होती है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करती। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। सी देखते हैं, सी में क्या बोला, इन फिशर कार्बिन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ MC बॉन्ड इज ग्रेटर देन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CX बॉन्ड, और X क्या है वहाँ पर ON है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई। अगर मैं अब स्केलेट जैसे मैंने बताया भी था क्या होता है, जैसे फिशर कार्बिन में क्या होता है, मेरा मेटल होगा, यहाँ पर कुछ लिगेंड लगे हुए होंगे उसके साथ, और यहाँ पर मेरे डबल बॉन्ड कार्बिन होगी, और यहाँ पर कुछ X ग्रुप लगे होंगे। तो ये X ग्रुप जो फिशर कार्बिन में होते थे वो मेरे प्लस एम इफेक्ट दिखाते थे कुछ इस तरह से। तो एक स्ट्रक्चर इसकी और बनती थी यहाँ पर रेजोनेंस, मैंने आपको बना के भी दिखाई दी। तो यहाँ पर LNM और यहाँ पर C, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर एक और ग्रुप Y लगा हुआ है मान लेते हैं, कुछ इस तरह से बन जाती है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन होगा तो यहाँ पर 2p बैक बॉन्डिंग हो रही होगी, तो वो ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए ये वाली स्ट्रक्चर जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो CX में ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है देन MC में। तो अगर क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पर जो CX का बॉन्ड ऑर्डर है वो ग्रेटर है MC के बॉन्ड ऑर्डर से, क्योंकि वहाँ डबल बॉन्ड ज़्यादा रह रहा होगा, ठीक है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कहाँ ज़्यादा होगी मेरी, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा हुआ है आपसे, बॉन्ड ऑर्डर ही पूछा हुआ है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ पूछा होता तो उल्टा हो जाता, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर पूछा होता, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, CX का ज़्यादा होगा ना कि MC। तो यहाँ पे क्या बोला, फिशर कार्बिन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ MC बॉन्ड इज ग्रेटर देन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CX बॉन्ड। तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या होगा, CX बॉन्ड का क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, ठीक है, देन MC बॉन्ड। इसलिए आपको मैंने बताया था यहाँ पर रोटेशन भी अलाउड होता है, ठीक है। थोड़ा सा रोटेशन बैरियर कम होता है क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ज़्यादातर रहता है, तो रोटेट हो सकता है मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गई। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, फिशर कार्बिन शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। मैंने बताया भी था आप लोगों को, जो फिशर कार्बिन होते हैं आपको सबको पता है, फिशर कार्बिन जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होती हैं। फिशर जो होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, और जो श्रॉक होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। अब यहाँ पर क्या बोला है उसने कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा इसके ऊपर। तो ये फिशर क्या होनी चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक होनी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा वहाँ पर। तो ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है। तो कोई न्यूक्लियोफाइल ही आके अटैक कर सकता है यहाँ पर, फिशर कार्बिन पे क्या कर सकता है, कोई न्यूक्लियोफाइल ही आके अटैक कर सकता है। तो ये वाली बात गलत है बिल्कुल। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा था, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये भी ध्यान रखना, मैं करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट पूछा तो सारी ही इनकरेक्ट है, तो ABCD हमारा
जो हमारा सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन ऑफ आर इन ए वेरीज विद आर एस। तो यहाँ पर एक कुछ ए दे रखा है और माइग्रेटरी इंसर्शन का रेट पूछा है। अगर ये आर यहाँ पर माइग्रेट करेगा सीओ के ऊपर तो क्या होगा, आर अगर डिफरेंट है तो क्या होगा। तो मैंने बताया था आपको आर का माइग्रेशन हम किस पे डिपेंड करता है, उसकी इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ही जल्दी वो माइग्रेट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, PSCH2 माइनस, आइसोप्रोपाइल माइनस, टर्शियरी ब्यूटाइल। पता है आपको टर्शियरी ब्यूटाइल जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, मेरा टर्शियरी ब्यूटाइल होगा सबसे ज़्यादा, उसकी क्या होगी यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। देन मेरा आइसोप्रोपाइल आएगा, आइसोप्रोपाइल, और देन मेरा लास्ट में क्या आएगा, ये PHCH2 माइनस। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, ये वाला तो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, उसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी क्योंकि यहाँ पे रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पर जितने ज़्यादा मेरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, CH3 सबसे ज़्यादा है, यहाँ उससे कम है। तो मेरा ये ऑर्डर होगा, तो यही मेरा माइग्रेटरी इंसर्शन का ऑर्डर होगा। तो आप देख सकते हैं बी में मेरा बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर दे रखा है। तो बी आंसर मेरा बिल्कुल सही आएगा। यहाँ से ए भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, ये वाली एक रिएक्शन है। मैंने आपको वीडियो में क्या एक मेटल कार्बोनिलेट की रिएक्शन करवाई थी। ठीक है, मेटल कार्बोनिलेट क्या होते हैं, मेरे एनायन होते हैं मेटल कार्बोनिल्स के। तो ये क्या है, यहाँ पर एक एनायन दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, एक मेरा मेटल कार्बोनिलेट है। तो कार्बोनिलेट मैंने बताया था ये कैसे होते हैं, मेरे न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। अब यहाँ पे आपको देख रहा है Br दिख रहा है, Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल देंगे। तो पहले तो मेरा क्या बन जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं M। ठीक है, तो ये मेरा ऐसे कुछ जुड़ जाएगा आके, और बाकी जो मेरे हैं वो CO कुछ एज इट इज़ रहेंगे, CO एंड CO और CO, इस तरह कुछ बन जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स। अब क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं। अब ये कार्बोनिल बन चुका है। ठीक है, अब कार्बोनिल्स को हम जैसे हीट करते हैं वहाँ पर हमारे CO के निकलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो हमारा CO निकलेगा। अब जैसे ही CO निकलेगा, या तो कोई हमारा क्या हो, कोई इंटरिंग लिगेंड हो जो इस CO को रिप्लेस करके वहाँ पे लग जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा, मतलब कि कंपाउंड जो बनेगा वो स्टेबल बनेगा और CO भी निकलेगी। तो यहाँ पर CO तो निकलेगी और जो B बनेगा मेरा वो क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। तो स्टेबल बनेगा कब बनेगा, अभी अगर ये अभी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेके, फिर 16 बन जाएगा। 16 बन जाएगा तो इसको अपनी हेप्टिसिटी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। अभी ये ईटा 1 में है, ईटा 1 में, तो इसको अब क्या करना पड़ेगा, ईटा 3 में चेंज होना पड़ेगा। तो जब ये ईटा 3 में चेंज हो जाएगा तभी क्या करेगा, ये कंपाउंड बनेगा। तो ये जैसे ही जाएगा वैसे ही अपनी हेप्टिसिटी चेंज करेगा और ये अब कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा मेटल आ जाएगा और कार्बन जो होंगी मेरी अब वो 4 ही बचेंगी। ठीक है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अब अगर मैं आंसर देखूँ तो फर्स्ट मेरा क्या आएगा, ईटा 1 एलाइल वाला आएगा और MCO 5 ही थे, और बी जो होना चाहिए मेरा ईटा 3 में होना चाहिए और MCO 4 होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इसमें ईटा 3 कर दिया एलाइल का, एक ही, इसमें 2 कर दिया, 2 तो कहीं से भी नहीं हो सकता, और 1 है इसमें, लेकिन नेक्स्ट वाले में 2 कर दिया, तो हमारी वहाँ पे क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ए आंसर मेरा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रो फॉर्मुलेशन इज आर। तो मैंने आपको हाइड्रो फॉर्मुलेशन बताई थी, वहाँ पर हमने कोबाल्ट बेस्ड कैटलिस्ट पढ़े थे और रोडियम बेस्ड कैटलिस्ट पढ़े थे। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में वो स्टेटमेंट है, तो इनको पहले हम पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रही है हमारी, तो बोल रहा है द रेट ऑफ हाइड्रो फॉर्मुलेशन बाय, ये रोडियम बेस्ड कैटलिस्ट है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ CO। तो मैंने आपको बताया था जब प्रेशर का डिपेंडेंस सिर्फ जो मेरे कोबाल्ट बेस्ड कैटलिस्ट थे उन पे पड़ता था, जैसे मेरे कौन से CO2 CO8 वाला और एक PR3 के साथ। तो कोबाल्ट बेस्ड कैटलिस्ट में जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते थे CO के, तब क्या होती थी, मेरा रेट जो होता था वो डिक्रीज़ कर देता था। लेकिन इस वाले कैटलिस्ट के लिए जो रेट था वो CO के इंडिपेंडेंट था, यहाँ पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा था। रेट का मैंने एक्सप्रेशन भी लिखवाया था, आप देखेंगे उसमें तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो CO पे के प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता, तो CO पे डिपेंड नहीं करता तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का सवाल ही नहीं उठता। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है मेरी, इनकरेक्ट है। यहाँ पे करेक्ट पूछा हुआ है, तो ए जिसमें है वो ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा, इसमें भी इसमें भी। ठीक है, तो बी, 2 ऑप्शन बचे मेरे, 2 तो यहीं से कैंसिल हो गए। बी क्या बोल रहा है, द हाइड्रोजनेशन इंक्रीजेज व्हेन PR3 यूज्ड विद CO2 CO8 कैटलिस्ट। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है,
मैंने आपको बताया भी था कि हमारा जो क्या होता है सिंपल जो मेरा कोबाल्ट 2 CO8 होता है, ये वाला कैटलिस्ट जब PR3 नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो जो हमारी एक्टिव स्पीशीज़ बनती थी HCO4, ठीक है, तो ये वाली क्या होती थी, स्टेबल कम होती थी। इसकी स्टेबिलिटी को हम मतलब मेंटेन रखने के लिए हमें कार्बोनिल का प्रेशर जो होता था वो मेंटेन करके रखना पड़ता था। लेकिन क्या करना, अगर ये PR3 जब आ जाता है, ठीक है, तो PR3 बेसिकली काम ही यही करता है कि इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा सके। तो यहाँ पर क्या करते हैं, N/ISO रेशो इंक्रीज़ हो जाता है, N/ISO रेशो तो इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि मेरा जो हाइड्रोजनेशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। जो वहाँ पर 2% लेस देन 2% था उस कैटलिस्ट के सामने, जो सिंपल ये वाला कैटलिस्ट था, PR3 के आने से वो 15 to 20% पहुंच जाता है हाइड्रोजनेशन। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है मेरा इंक्रीज़ कर जाता है अगर मैं ये वाला कैटलिस्ट यूज़ करूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, N/ISO रेशो इज़ ग्रेटर फॉर HRHCO PR3 होल थ्राइस देन HRH PPS3 होल थ्राइस CO। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमने देखा था R हमारे, अगर हमारे डिफरेंट हमने एक लिया था, एक बेंजीन का डेरिवेटिव लिया था, ठीक है, एक सल्फोनिल डेरिवेटिव, तो वहाँ पर क्या था मेरा, जो यहाँ पर इसमें N/ISO रेशो आ रहा था मेरा, N/ISO रेशो वो आ रहा था मेरा 19:1, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इस वाले में सिर्फ PPS3 सिंगल, तो इसमें मेरा 16:1 आता था आइसो। तो यहाँ पर क्या करते थे, जब हम ये वाला लेते थे R वाला, तो हमारा क्या करते हैं, N/ISO रेशो भी बढ़ जाता था, ठीक है। तो N/ISO रेशो बेसिकली इस फॉस्फीन पे की दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो मेरा क्या होता है बाइट एंगल। अगर मैं कंसेप्ट आपको बताऊं तो बाइट एंगल क्या होता है बेसिकली कि जो मेरा एक डाइफॉस्फीन कोई है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ऐसे फॉस्फोरस और इन पे यहाँ पर कुछ ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, और ये ऐसे बाइंड कर रही हैं मेरे किससे, मेटल से। तो अगर ऐसे लीगेंड हैं और ये जितनी ज़्यादा बल्की होंगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा मेरा क्या होगा, यहाँ पर बाइट एंगल क्रिएट होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा बाइट एंगल होगा, उतना ही ज़्यादा मेरा क्या होगा, बाइट एंगल होगा। और जितना ज़्यादा मेरा बाइट एंगल होगा उतना ही ज़्यादा मेरा N/ISO रेशो भी होगा, ठीक है, N/ISO रेशो भी बढ़ जाएगा। तो जितनी ज़्यादा आपको, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में एक बार कि आपको कुछ 3-4 फॉस्फीन लिगेंड बना के दे दिए उन्होंने और बताया कि किसमें सबसे ज़्यादा N/ISO रेशो होगा, ठीक है, लीनियर टू जो भी अपना ब्रांच वाला है रेशो, ऐसे बोल सकते हैं हम उसको। तो जितनी ज़्यादा आप देखेंगे कि जो ग्रुप लगे हुए हैं P के साथ, वो जितने ज़्यादा बड़े होंगे, बल्कि होंगे, उतनी ज़्यादा मेरा क्या होगा, N/ISO रेशो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, और एक क्या होता है, जो फॉस्फीन लिगेंड है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि उनके साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं तो भी मेरा N/ISO रेशो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा जैसे मान लेते हैं PPS3 था, या हाँ P टर्शी ब्यूटाइल मान लेते हैं, ठीक है, P टर्शी ब्यूटाइल है, ये वाला ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ, ठीक है, और एक बार मेरा क्या है PCF3CH2 ग्रुप लगा हुआ। तो अब ये वाला ग्रुप लगा, यहाँ पे फ्लोरीन आ गई, तो फ्लोरीन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है। अगर कुछ ऐसे लिगेंड लग जाते हैं जब मेरे, तो क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फीन या फॉस्फाइड लिगेंड की अगर बढ़ेगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो फॉस्फाइड, इनको बोल देते हैं हम फॉस्फाइड लिगेंड्स की अगर बढ़ेगी तो मेरा N/ISO रेशो भी बढ़ेगा, ठीक है। ये वाला आप बात यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ये वाली बात आप, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरे क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फाइड लिगेंड की बढ़ेगी, ठीक है, इसको मैं इधर कर देता हूँ, दिख जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे वैसे फॉस्फाइड लिगेंड की बढ़ेगी, N/ISO रेशो भी बढ़ेगा। तो आपको ये भी देखना कि फॉस्फीन लिगेंड के साथ कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, फॉस्फाइड लिगेंड के साथ। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा चीज़ एक देख ली। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डी स्टेटमेंट मेरी क्या है, डी स्टेटमेंट क्या है मेरे, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन हाइड्रो फॉर्मुलेशन बाय CO2 CO8 इज एल्कीन इंसर्शन। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। हमारी जो आपने देखा होगा, हमारा क्या होता था पहले, यहाँ पर एक ये स्पीसीज बनती थी कैटलिस्ट में CO4, ये वाली स्पीशीज़ बनती थी। उसके बाद फर्दर यहाँ पर CO का डिसोसिएशन होता था और हमें यहाँ पर ये वाली स्पीशीज़ मिलती थी जो एक्चुअल में हमारे कैटलिस्ट का काम करती थी। यहाँ पर यही मेरी बाइंड करती थी। उसके बाद यहाँ पर मेरी एल्कीन आके इंसर्ट करती थी। एल्कीन क्या करती थी, इंसर्ट करती थी। और यही क्या होता है, मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। ये क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। और यही मेरा RDS भी होता है, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होता है। तो एल्कीन का जो इंसर्शन होता है इन कैटलिस्ट में, वही क्या होता है, मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो मेरा डी भी क्या है, मेरी करेक्ट है, और मेरा सी भी क्या था, बिल्कुल करेक्ट। तो ए सिर्फ इनकरेक्ट थी, तो बी और सी डी मेरी क्या है, करेक्ट है। इसलिए मेरा ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बाय विल्किंसंस कैटलिस्ट आर। तो मैंने आपको रेट बताया था कि कैसे कैसे वो जो मेरे विल्किंसन कैटलिस्ट होता है कैसे उनको हाइड्रोजनेशन करता है मेरा एल्कीन्स का, ठीक है। तो आपको ये ध्यान होगा कि मैंने एक ऑर्डर लिखवाया था आपको, ठीक है। तो ऑर्डर में क्या था, जितनी ज़्यादा मेरी लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन होगी उतनी ही जल्दी वो करता था, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें सबसे ज़्यादा लेस सब्स्टिट्यूट क्या है। तो यहाँ पर आपको कोई मोनो, सबसे पहले आप देखेंगे मोनो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है कहीं पे, तो यहाँ पर सारी क्या है ज़्यादातर डाई सब्स्टिट्यूट, जो लीस्ट सब्स्टिट्यूट है वो डाई सब्स्टिट्यूट है, ये भी डाई सब्स्टिट्यूट है, ये भी डाई सब्स्टिट्यूट है और ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूट वाली तो कोई नहीं, तो मोनो वाली सबसे फास्ट करती थी हम देख रहे थे, तो वो तो है नहीं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर साइक्लिक डाई सब्स्टिट्यूट आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो आएगा वो सबसे फास्ट देता है, ये भी देखना है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट हो जाएगा इन सब में। उसके बाद मैंने डाई सब्स्टिट्यूट में हम अपने ओपन वाले में आएंगे। ओपन वाले में मैंने बताया था आपको सिस वाला पहले देगा, ट्रांस वाला बाद में देगा। तो ये सिस है, ये ट्रांस है, तो सिस वाला फिर देगा, मतलब फिफ्थ वाला, देन मेरा क्या देगा, थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला नहीं, सेकंड वाला, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पे भी ट्राई सब्स्टिट्यूशन है और वहाँ पे भी ट्राई सब्स्टिट्यूशन है। फिर आप साइक्लिक को प्रायोरिटी देंगे, तो थर्ड वाला क्या होगा उससे ज़्यादा, और देन मेरा फोर्थ वाला। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं देखूँ आपको तो फर्स्ट वाला फास्ट है, सेकंड इसमें सेकंड दे, ये गलत हो गया। इसमें फास्ट, देन फिफ्थ वाला है, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन, तो ये हमारा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसके लिए, करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड क्या होता है, मिथाइल आयोडाइड मेरा CH3I होता है, ठीक है। ये होता है, पोलर होता है, पोलर होता है। तो कैसा एडिशन करता था, पोलर होता था, कैसा एडिशन करता था, ट्रांस एडिशन करता था, ठीक है। ऑल्दो हमें यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांस एडिशन करता था ये। तो अब वो बोल रहा है किस में नहीं होगा। तो वो जो फैक्टर बताए थे मैंने कि कब मेटल ऑक्सीडेटिव एडिशन दिखाएगा, तो पहले तो हमें क्या होना चाहिए, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, 2 से कम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन +1 है, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या होना चाहिए थे, कोऑर्डिनेटिवली और इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेटेड, मतलब क्या करना चाहिए था, 18 इलेक्ट्रॉन से तो कम होने चाहिए, 16 इलेक्ट्रॉन होगा, 14 इलेक्ट्रॉन होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी उसका 6 से कम हो, ठीक है। तो क्या करते थे, अब यहाँ पे देखें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और अगर आप इसको, ये विस्कस कॉम्प्लेक्स है, तो आप इसकी अगर इलेक्ट्रॉन काउंट निकालेंगे तो 16 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये वाला तो मेरा दिखाएगा ही दिखाएगा, आराम से दिखाता था, इसका एग्जाम्पल भी कराया था हम, ठीक है। उसके बाद मेरा ये वाला है, ये इस वाले में आप देखेंगे यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है रोडियम की, और अगर इसका इलेक्ट्रॉन काउंट निकालें 9 + 2 + 4 और +1, तो इसको भी आप काउंट करेंगे तो ये भी 16 इलेक्ट्रॉन आएगा, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन स्टेट +1 ही है, तो ये भी दिखाएगा, ठीक है। लास्ट वाला अगर देखें, लास्ट वाले में क्या है, अगर आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो 4 ही है, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन काउंट आएगा कितना आ गया, 10 यहाँ से आ गया, +4 टाइटेनियम के आ गया, 1 + 1, तो इलेक्ट्रॉन काउंट भी 16 है। तो ये कोऑर्डिनेटिवली और क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिकली तो अनसैचुरेटेड है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें भी देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट ही चेक करनी है। अगर +2 से ज़्यादा तो वहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन ना के बार नहीं ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो Cp में भी -1 चार्ज होता है, और Me भी माइनस, और Cl, तो इसकी जो यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर टाइटेनियम जो है वो मेरा +4 ऑक्सीजन स्टेट में, ठीक है। +4 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो कहाँ से दिखाएगा, तो दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। 2 तक ही दिखा सकते हैं, तो ये वाला नहीं दिखाएगा। तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, ठीक है, इस OMC क्रैश कोर्स के। आई होप आपने थ्योरी लेक्चर भी देखा होगा और ये लेक्चर भी आप देख रहे होंगे। तो अगर आपने ये देखें तो आपको पक्का यहाँ पे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में। आई होप आपको समझ में आया होगा। हैप्पी लर्निंग।